हेलो साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ के पोर्शन को देख रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज आई हुई चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक हमने कर लिए हैं। हमने क्या क्या कर चुके हैं? हमने टाइप ऑफ रीजनिंग देखी है ना, जिसमें हमने नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आदि चीज़ों को हम देख चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वो मैथमेटिक एप्टीट्यूड पर होने वाली है। आज की क्लास किस पे होगी? मैथ के कुछ क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, मिक्सअप होंगे, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन करें, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए, जिसको भी अपना सिलेक्शन चाहिए, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, नोट्स ले सकता है, बैच में जुड़ सकता है। आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चों के आपने कमेंट देखे होंगे, वे कमेंट झूठ नहीं है। बच्चों से आप पूछ लो, ये जो नोट्स और आपका बैच है, ये आपके सिलेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से बना देगा आपके लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। आइए करते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आज मैथ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं मैथ एप्टीट्यूड, जिसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो क्या क्या आता है। जिसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पे होगा, रेशो पे होगा, प्रोपोर्शनल होगा, परसेंटेज होगा, है ना, प्रॉफिट और लॉस होगा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट पे होगा, एवरेज पे क्वेश्चन होगा। इस टाइप में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसकी कुछ चीजें आज के हमारे क्वेश्चनों में ऐड होगी। इसके हर एक टॉपिक पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चन आएंगे उनको समझते हैं। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 324 क्या कहता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसने क्या, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जी मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को आपस में चेंज करने के लिए 5/18 या 18/5 से गुना किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, समझते हैं। हमने कहा जी किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। लेकिन चेंज करने के लिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जी, 5/18 से गुना करनी है या 18/5 से। समझ आई बात नहीं है? हम कह रहे हैं ये 5/18 या 18/5 आया कहां से, इस चीज को समझते हैं, है ना। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है जी, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 आवर यानी 1 घंटा कितना होता है जी, ये होता है 60 मिनट। और मिनट को फिर से बदला तो 60 सेकंड, यानी इतनी सेकंड होता है। ये बात हम जानते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना जी, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है जी, मेरे को किलोमीटर को, हमको क्या करना है जी, हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, यानी किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे हम, 1000 जी। 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000। और 1 आवर्स कितना होता है जी, 3600 सेकंड। कितना, 3600 सेकंड। ये किस में चेंज हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। आई बात समझ में? नहीं आई, बताओ। अब जी 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आया, 10/36। 2 से कट्टा कितना आया, 5। 2 से करा कितना आया, 18। यानी कितना आया जी, 5/18। ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। यानी जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करनी है मुझे जी, 5/18। यह हम इसको ऐसे समझे कि जी 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है जी, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। समझ आई बात नहीं आई जी? 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर प्रति सेकंड
होता है। यानी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी है जी, 5/18 से गुना करनी है। अब सवाल पे चलते हैं। इसने कहा जी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 5/18। नहीं जी, अगर जब हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाते तब हम 5/18 से गुना करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड से हम कहाँ जाएंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, रिवर्स कर देंगे जी 18/5 से। किससे करेंगे, 18/5 से। लेकिन ये तो इसने कहा 5/18, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या करा जी, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, अभी तो बताया जी 18/5, लेकिन क्या करना है 5/18, यानी दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। तो पहले और यानी 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत। यानी दोनों कथन क्या है हमारे, गलत है। आई बात समझ में नहीं आई, हमें पता लगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करते हैं और 5/18 कैसे आया। समझ आई बात, नहीं आई? चलो तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैचअप वाला है ना, कि एक तरफ 4 संख्या दिए, 4 ऑप्शन दिए, ये बताना है कि किसका आंसर कौन सा होगा, है ना। लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट 1 है और एक लिस्ट 2 है, एक मैच करने हैं आपस में, लिस्ट ए से लिस्ट 2 को। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सवाल को। चलो अब बताओ क्या आंसर होगा, है ना। सोल्व करो और देखो कि किसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। ठीक है, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कुछ ने पूछा ना, समतुल्य भिन्न कौन सी होगी, ये किसी भिन्न, ये भी फ्रैक्शन पे है ना। ये वाला कितना, ये है 11 नहीं है, ये मिस फ्रैक्शन में होगा 1/7। और ये कितना है, ये है 2/7 और 64/56। कौन सा किसके साथ मैच करेगा हमको ये बताना है, ठीक है। आइए करते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब इसके सी पार्ट को, सी कितना है जी 1/7। मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कैसे करते हैं जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर बाद में क्या करते हैं +1, ठीक है। यानी 1 × 7 प्लस में 1/7, तो कितना आया जी 8/7 आया। यानी ऑप्शन नंबर सी का कितना होगा, 8/7, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी जी सी का क्या हो जाएगा, दूसरा। सी का क्या हो जाएगा, दूसरा। सी का जो सेकंड है वो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में भी, ऑप्शन नंबर बी में भी और डी में भी हो। इससे तो हम आंसर पे नहीं जा सकते, ठीक है। और कौन सा चेक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम डी वाले पोर्शन को सोल्व करें, डी वाले को सोल्व करते हैं, कितना है जी 2/7 प्लस में 64/56, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 7 और 56 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करिए, 8 से। 8 से गुणा करिए 2 में, कितना है 8 दूनी 16 प्लस में 64, 16 और 64 कितना है 80, 80/56। 8 से कटा 8 सत्ते 56, 8 दाम 80, यानी कितना आया जी 10/7, 10/7। यानी डी का कौन सा है, 10/7 कौन से में है जी, तीसरे में। यानी डी का क्या हो जाएगा जी, डी का हो जाएगा थर्ड। डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। डी का थर्ड कौन से में, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब बचे 2। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर, अब बी को चेक करते हैं। इसने क्या कहा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, ये चीजें पहले भी बताई है। अगर मान लो कोई संख्या 100 है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो वो संख्या क्या हो जाती है जी 120 हो जाती है ना। अब हमने माना एक भिन्न है, यानी एक फ्रैक्शन नंबर है कोई,
यानी भिन्न क्या है, मान लो कोई संख्या x है, इसे 20% बढ़ाया तो वो संख्या क्या होगी जी, x की 120% होगी। बढ़ने के बाद कितना हो गया जी, वो 120 हो गया। अब इसने क्या कहा, हर को 10% कमी करी, जो हर है इसका y, इसने क्या कहा जी, इसको 10% कम किया, कितना, तो ये कितना हो गया जी, ये 10% कम हो गया, यानी कितना हो गया जी, 90%। ये बात समझ आई नहीं आई? यानी जी उसने कहा अंश को तो इसने 20% बढ़ाया तो कितना हो गया जी, 120, हर को इसने 10% कम किया तो कितना हो गया, 90। ठीक है, करने के बाद जो नई भिन्न बनती है वो कितना बनती है, 16/21, 16/21, यानी x, इसको सोल्व कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, कितना आया जी, 12/9 बराबर कितनी हो जाती है जी, 16/21 हो जाती है। ठीक है, सोल्व करते हैं, 4 से करा, 4 तिया 12, और 4 से इसको करा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, है ना। 3 से करा, 3 तिया 9, 3 से करा, कितना आ गया, 7। तो x अपोन में y बराबर कितना आया, 4/7। यानी भिन्न हमारे, इसने क्या पूछी, मूल भिन्न, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा इसने, क्या है, 4/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। यानी 2 वाले का क्या हो जाएगा, इस 2 का जो हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा 4। अब 2 का 4 देख लेते किस में है, 2 का 4 क्या है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, किस में है, डी में, तो ऑप्शन ए भी नहीं होने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। समझ आया बात, नहीं आई बताओ? ठीक है, यानी हमने एक एक को सोल्व करा, हमने देखा किसका, अब हम जानते हैं कि 128.5 7% जो किसके बराबर होगा, वो 9/7 के बराबर हो। इसको भी सोल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, चेक कर लेते हैं ना। यानी अगर मैं ये बात कहूँ, हम इसको सोल्व करके ये ना लाके हम इसका 9/7 की अगर परसेंटेज निकालने लगे, वो कितनी आनी चाहिए जी, ये आनी चाहिए 128.57। समझ आई बात नहीं है? अगर ये आ जाती है तो हम मान लेंगे कि हमारा फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑप्शन होगा। डिवाइड करते हैं, यानी 9/7 यानी कितना, 900 आ गया। अगर मैं 900 को, यानी 900 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 7, कितना आया, 2 0। ठीक है, 7 2 14, 6 7 8 56, कितना आया 4, पॉइंट लगा 0, कितना आएगा 35, 5 टाइम, है ना। तो कितना है 128.5, यानी लगभग कितना आएगा, इतना ही आएगा, निकटतम मान है ना, लगभग में पूछा इसने कितना, तो कितना आएगा 128.57%। यानी फर्स्ट का भी क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ही पार्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन, और फर्स्ट का फर्स्ट में क्या है, सिर्फ एक में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। समझ आई बात नहीं आई? हमें लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करना था, हमने सोल्व करते रहे और मैच करते रहे, कौन सा आंसर आया, और जो हमारे ऑप्शन से मैच किया हमने वो आंसर किया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 326, ये किस पे है, सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल है, इसको पढ़ो और करते हैं। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसने क्या कहा, यदि 5,000 की राशि 8 वर्षों में 10,000 हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इसने क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, यानी आर की वैल्यू पूछी इसने, क्या होगी। ठीक है, यानी इसने कहा जी हमारा मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये को इसने 8 वर्षों के लिए, है ना, किसी को दे दिया, है ना, और वो कितनी मिली उसको 8 वर्ष के बाद, 10,000 रुपये हो गए। समझ आई बात नहीं है? यानी किसी ने 5,000 रुपये किसी को दे दिए, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, और उसने 10,000 रुपये उसको रिटर्न कर दिए। अब उसने ये पूछा कि हमसे जी जब उसने दिए तो उसने जो उसकी रेट थी वो कितनी थी, यानी उसकी दर जो है वो क्या है, वो हमें बताना है। समझ आई बात नहीं आई? यानी प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल है 5,000, प्रिंसिपल कितना है 5,000,
और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना हो जाता है जी, अमाउंट हो जा रहा है 10,000। कितने टाइम में जी, टाइम हो रहा है 8 वर्ष, है ना, 8 ईयर। कितने साल में? और इसने पूछा क्या हमसे, रेट पूछा जी, रेट बताओ मेरे को क्या होगा, किस रेट से हमने दिया, बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, आगे आंसर, चलो सोल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है जी, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। ये बात हमें पता है जी। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। जैसे कि हमने कहा जी 100 रुपए थे मेरे पास, मैंने किसी को दे दिया, और मैंने दिया जी उसको, फिर उसने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए, यानी 10 रुपये क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट हो गया, यानी ब्याज हो गया। 100 रुपये मैंने दिए थे, जो टोटल मेरे को पैसे मिले कितने जी, 110। यही क्या है, मेरा अमाउंट। यही क्या है, मेरा अमाउंट। तो अमाउंट कैसे आता है जी, अमाउंट आता है प्रिंसिपल प्लस में SI मिलके, यानी जो मैंने पैसे दिए वो, और जो मेरे को उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला या जो मेरे को ब्याज मिला, उन दोनों को ऐड करके क्या आता है, अमाउंट आता है। ठीक है, अब इसने यही तो कहा है कि अमाउंट, अगर फिर ऐसा अमाउंट इक्वल टू कितना है जी, प्रिंसिपल प्लस में SI। जो SI होगा वो क्या होगा जी, वो होगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो जी अमाउंट कितना था हमारा, अमाउंट है 10,000, 1,000 लिखा था, है ना, 10,000। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, 5,000। तो जो SI हो जाएगा वो कितना हो जाएगी, 10,000 माइनस 5,000, तो कितना आ जाएगा, 5,000 हम जानते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, 5,000। ये बात समझ में आई। अब आगे हम जानते हैं कि जी SI बराबर क्या होता है जी, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को जानते हैं ना, कि SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम बटे में 100। हम वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं। SI की वैल्यू कितनी आई जी, 5,000। प्रिंसिपल भी कितना है, 5,000। रेट मेरे को निकालनी है, और टाइम कितना है मेरा, 8 साल बटे में 100। 5,000 से 5,000 गया, तो जी जो रेट बराबर आया वो कितना आया जी, 100 बटे में 8। और जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12.5%। कितना, 12.5%। तो हमारी रेट कितनी आ गई, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ आई बात, नहीं आई बताओ। ठीक है, इसने कहा था जी 5,000 रुपए की राशि है, 8 वर्ष के लिए दी तो 10,000 रुपये हो जाती है। तो इसने कहा रेट बताओ क्या होगा। तो जी कहा जी प्रिंसिपल 5,000 था और अमाउंट कितना था, 10,000। तो जी हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ जी, 5,000 रुपये मेरे को ब्याज पे मिले, 5,000 रुपये मिले। तो SI बराबर क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। हमने वैल्यू पुट करी, सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली, R की। R कितना है हमारे, 12.5%, यानी 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसको थोड़ा सा आता है ना, वो इतना लंबा ना जाके ना आसान भी कर सकता है चीजों को, है ना। देखेंगे एक बार अभी, ये समझ आया। चलो अब समझते हैं ना। इसने कहा जी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, अमाउंट है जी 10,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट है ना तब। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,000 रुपये। यानी ये कह रहा है जी 5,000 रुपये 10,000 रुपये में बदल जाते हैं। कब, जब मैं 8 वर्ष के लिए किसी को देता हूं। यानी रेशो क्या बना इसका, रेशो बना जी, ये एक राशि जो है वो 2 हो जाती है। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट कितना हो गया 2। तो इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को, 1। कितने टाइम में जी, 8 वर्ष में। कितने टाइम में, 8 वर्ष में। तो किस परसेंट पे मिला होगा, मैंने कहा जी 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है मेरे को 8 साल में, तो किस परसेंटेज पे मिला, यानी 100 बटे में 8, कितना आ गया, 12.5। ये बात समझ आई, नहीं आई बताओ। मैंने कहा अमाउंट था 10,000, प्रिंसिपल था 5,000। सोल्व करा तो कितना जी, 1 और 2 का रेशो है। अब मैं कह रहा हूँ 10,000 5,000 छोड़ दिया। मैंने कहा जी मेरा अमाउंट था 1, मतलब मेरा प्रिंसिपल था 1 रुपये, और मेरे को अमाउंट मिला 2 रुपये। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला मेरे को। कितने साल में मिला, 8। यानी मुझे 1 रुपये का ब्याज 8 साल में मिला, है ना। तो किस रेट से मिला होगा,
12%, यानी 12.5% से। बताओ समझ आया? या वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। चलो हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 7, बताओ इसको कैसे करेंगे। ये क्या है? अरेंज फ्रैक्शन पे है क्वेश्चन, यानी फ्रैक्शन को क्या करना है? अरेंज करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फ्रैक्शन लिख देते हैं ना, 11/17, 5/6, 2/3 और 4/11 और 6/11। इसने नंबर डाले हुए हैं ना, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये 3, ये 4 और 5। अब मेरे को बताना अरेंज करके कि कौन सा ऑप्शन होगा। बताओ जल्दी, करो सोल्व, है ना? कि फ्रैक्शन दिए, इसको बताना है कि अरेंज करना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। करो जल्दी जल्दी सोल्व, देखो कौन सा ऑप्शन होगा। करे सोल्व, चलो एक चीज को समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं 2/3 और 4/3 है ना, एग्जाम्पल छोटा सा लिया, बस बात को समझना है। हमने कहा दोनों में बेस क्या है? सेम है। यहाँ पे भी 3 है सर, यहाँ पे भी 3 है। अगर दोनों में बेस सेम है तो जो ऊपर नंबर बड़ा होगा वो बड़ी वाली संख्या, और जो ऊपर नीचे संख्या मतलब छोटी संख्या होगी ऊपर, वो छोटे वाली संख्या होगी। यानी अगर मैं इसको कहूँ तो मुझे पता है जी 4/3 बड़ा है किससे? 2/3 से। समझ आई बात? नहीं, यानी जिसका बेस सेम है तो जो नंबर ऊपर है बड़ा है वो बड़ा, और जो नंबर छोटा है वो छोटा होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? चलो तो इसका सर फायदा क्या है? फायदा इसका इस सवाल में ये है कि मेरे को दो फ्रैक्शन ऐसी नजर आ रही है जिसमें बेस क्या है? सेम है। यानी एक 4/11, एक 6/11 है। अब मुझे पता है 6/11 क्या है? बड़ा है किससे? 4/11 से। अब तो मैं कह सकता हूँ जी 5 जो है वो बड़ा है किससे? 4 से। ये वाली बात समझ में आई नहीं? कि जी 5 जो है वो 4 से क्या है? बड़ी फ्रैक्शन है। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं, कहाँ पे जो है वो 5 जो है बड़ा है 4 से। जी 5 जो है बड़ा है 4 से, यानी ऑप्शन नंबर ए में भी है। जी 5 बड़ा है 4 से, इसमें भी है। 4 से बड़ा है 5, है ना, और 4 से बड़ा है 5। ये तो चारों ही ऑप्शन में है ना? कोई बात नहीं, एक फॉर्म तो निकल के आ गई जी, 4 बड़ा है 5 से, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब दूसरे में ये देखते हैं, इस वाले को उठा लेते हैं। ये कितना है जी? 5/6 और 2/3। अगर इनका बेस सेम किया जाए तो मुझे पता है जी 3 को 6 बनाना आसान होगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। तो कितना है जी? 5/6 और 4/6। अब मुझे पता है फिर भी ये बड़ा है, यानी कौन सा जी? फ्रैक्शन 2 जो है वो बड़ी है किससे? 3 से। समझ आई बात नहीं है? यानी जो फ्रैक्शन 2 है वो बड़ी है किससे? 3 से। एक स्टेटमेंट ये निकल के आ गया, है ना? यानी जो 2 है वो बड़ी है किससे? अब ये देखते हैं किस में है। जी 2 बड़ा है 3, हाँ 2 बड़ा है 3 से। जी 2 बड़ा है 3 से, ठीक है। ये क्या है? 3 बड़ा है 2 से, यानी ऑप्शन नंबर बी तो होना ही हो सकता है ना? ऑप्शन नंबर बी तो कट गया। जी 3 बड़ा है 2 से, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए बचा और डी। यानी यहाँ पे भी 2 बड़ा है, यहाँ पे भी 3 बड़ा है, और 5 तो दोनों में बड़ा है, इसमें भी और इसमें। समझ आई? अब किसी भी एक फ्रैक्शन को और सोल्व कर लेंगे, उससे निकल के आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट में और डी में देखें, है ना, फर्स्ट में और अगर हम डी में देखें तो हमें क्या दिख रहा है? कौन सी फ्रैक्शन ले अब? हम्म, अगर हम देखें तो जी 4 जो है
है ना। पहले वाले लेते हैं ना, यहाँ पे क्या है 4 छोटा है 1 से, और यहाँ पे क्या है 1 जो है छोटा है 4 से। यानी एक स्टेटमेंट में तो क्या है जी 4 जो है वो छोटा है 1 से, एक स्टेटमेंट में क्या है 1 जो छोटा है वो 4 से। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इससे जो सा भी ऑप्शन मैच होगा वो, यानी कौन सी फ्रैक्शन लेनी है मेरे को, 1 लेनी है और 4 वाली, है ना। इसको सोल्व करते हैं। एक में क्या है जी 11/17, दूसरा कितना है 4/11, क्या 11 11 121, 17 चौका 68। कौन सा बड़ा है जी, ये वाला बड़ा है। ये कौन सा था पहला, यानी जी एक बड़ा है किससे 4 से, है ना। यानी जो 4 से बड़ा क्या है 1 है, ये वाला स्टेटमेंट जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, है ना। कौन से में मैच कर रहा है, एक बड़ा है 4 से, कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई, ठीक है। बताओ, यानी हमने क्या किया, फ्रैक्शन का कंपैरिजन किया आपस में, और हमने छोटी और बड़ी वैल्यू को निकाला और फिर मैच कर लिया जो उनसे हमारे ऑप्शन में आती है। समझ आई बात, नहीं है। दूसरा ये ऐसा था कि थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल अच्छी तरह, मतलब तेज सोचने के बाद हम आंसर को आसानी से निकाल सकते थे। अगर ऐसे नहीं करना तो क्या करना है जी, 11/17, 5/6, 2/3, 4/11 और 6/11। क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे निचले वाली सबकी किसकी जी 17, 6, 3, 11 और 11 सबका क्या लेंगे हम, एलसीएम, है ना। एलसीएम लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, उसी से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये संख्या अजीब है थोड़ी सी, एलसीएम निकालने में थोड़ी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसे चेक कर लिया, क्योंकि दो संख्या तो सेम ही थी बेस, है ना, और इन दोनों को बनाना आसान था। ठीक है, यहां से तो सीधा सीधा पता चल रहा था कि 6 बड़ा है, यानी 5 वाला बड़ा है किससे, 4 से, और यहाँ भी 2 से गुणा करें तो सीधा सीधा नजर आ रहा था जी 3 जो है ना, यानी 2 जो है वो बड़ा है किससे, 3 से। बस एक ही चीजें चेक करनी थी, और वो चेक करने के बाद सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 8, इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो करो सॉल्व। करे, आओ देखते हैं, है ना। इसने कहा दो कथन दिए गए हैं। पहला क्या कहा, इसने कहा एक वस्तु 145 रुपए में 20% हानि पर बेची गई, जिसका लागत मूल्य कितना, 185 रुपए। इसने कहा जी कोई वस्तु है जो 145 रुपए में बेची गई, किस पे, 20% की हानि पर, जिसका लागत मूल्य कितना है, 185 रुपए। ये मेरे को बताना है सही है या गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा इसने, पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 15.5 है, मेरे को ये बताना है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो दोनों है, अगर एक सही है तो एक है, या दोनों गलत है ना। चलो पहले को चेक करते हैं। इसने क्या कहा, एक वस्तु को 145 रुपए में 20% की हानि पर बेची गई, यानी इसने कहा जी वस्तु एसपी क्या है, इसका सेलिंग प्राइस थी 145 रुपए। ठीक है, और वो कह रहा है जी 20% की हानि पे, यानी लॉस कितना हुआ इसको, 20%। और लागत मूल्य क्या है, यानी सीपी क्या दिया इसने इसका, 185। समझ आई बात, नहीं। अब ये क्या कह रहा है जी 185 रुपए की कोई चीज थी, वो मैंने 145 रुपए में बेची, तो मुझे 20% की हानि हो। ये हम सवाल को ऐसे पढ़ सकते हैं जी 185 रुपए की चीज थी, मैंने 20% हानि पर बेची, तो मेरे को 145 रुपए में बेचूंगा मैं उसको, है ना। कैसे भी मेरे को वेरीफाई करना है कि ये तीनों चीजें डाटा आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए करते हैं। इसने कहा जी 185 रुपए की मैंने चीज खरीदी और मैंने 20% की हानि पे बेचा है, यानी 185 का 20% निकाला हमने, 20 बटे में
तो यानी कितना है 1/5, यानी 185 1/5, 5 से करा कितना आया 15 5 सत्ते 35, कितना 37, कितना मुझे 37 रुपये का नुकसान हुआ। यानी अगर जी 185 रुपये की चीज़ है और मुझे 37 रुपये का नुकसान हुआ तो कितने रुपए में बेची होगी मैंने, तो कितने में 15 में से 7 गए कितने 8, यहाँ कितने बचे 7 4 कितना 148, लेकिन ये क्या कह रहा है जी 145 रुपये में बेची, यानी बात क्या होगी हमारी गलत। समझ आई बात नहीं आई। ये कह रहा है अगर 185 रुपए की चीज है अगर मैं 20% की हानि पे बेचता हूँ ना तो मैं 148 रुपए में बेचूंगा, लेकिन ये क्या कह रहा है जी 145 रुपए में बेच दी। 145 में कैसे बेच दी, तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत हो गया। समझ आई बात नहीं है। इसको ऐसे भी कर सकते थे जी 145 रुपए में बेच रहा है इसको, किसी वस्तु को, है ना, यानी एसपी कितना है 145 और लॉस कितना हुआ इसको 20%, यानी बेची कितनी 80% में, 80% की वैल्यू क्या है 145 है, ठीक है। 80% की वैल्यू 145, तो 100% की वैल्यू क्या होगी जी 100% की होगी 145 गुणा में 100 बटे में 100 यानी 80, 0 से 0, 145 गुणा में 10 बटे में 8। इसको सोल्व करेंगे, अगर 185 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, वरना नहीं नहीं आएगा क्योंकि 8 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, वो पॉइंटों में नंबर आएगा। अगर पॉइंट में है नहीं 185 एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई तो 185 नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और है ना, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको बताओ, है ना 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है या नहीं है, ये बताओ, बोलो, है ना, कि पहली 30 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं जी, प्राकृतिक संख्या भी होते हैं जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 जहां तक भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसने कहा 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी एवरेज 15.5 है। एक बात को समझते हैं, मान लो कोई संख्या है 1 2 3 4 5 ऐसे करते कहाँ तक जा रहा है 30 तक जा रहा है ना। अगर डिफरेंस सब में सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, तो ये जो सीरीज है ये किस में बनती है हमारी एपी में होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में। अब इसने क्या कहा, इसका औसत हम जानते हैं कि एवरेज जो होता है यानी औसत जो होता है वो क्या होता है सम अपोन में टोटल नंबर, हाँ है ना। यानी औसत या एवरेज क्या होता है जी योग बटे में टोटल संख्या जितनी संख्या की, जैसे कितनी है 30। समझ आई बात नहीं है। अगर हम क्या कहें, अब हम कह रहे हैं जी मुझे इसका सबसे पहले तो योग निकालना है। अगर कोई संख्या एपी में है, अगर उसका मेरे को क्या निकालना है सम निकालना है यानी योग निकालना है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला यानी जी n अपोन में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। समझ आई बात नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है जी n अपोन में 2 a प्लस में l। अब ये चीजें है क्या, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी संख्या है 30, यानी n की वैल्यू क्या है 30। इसने कहा ना 30 प्राकृतिक संख्या होगा, तो संख्या कितनी बोली उसने 30। d क्या है डिफरेंस, d क्या है डिफरेंस, यानी 1 2 3 यानी किसी का भी दो नंबर लेंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि मैंने बोला कि डिफरेंस क्या होगा सबके बीच में सेम होगा तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। और ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एल क्या है लास्ट, है ना, ये लास्ट टर्म हो जाएगी। ए फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में बना के भी लिख सकते हो, है ना। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल
जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, ये लिखेंगे n/2 1 प्लस में n/2 1 प्लस में n। अब जी ये कैसे है, हमने क्या कहा जी, 30 संख्या है जी, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक है, 30 तक। कितनी संख्या है, 30। अब शुरुआत प्राकृतिक संख्या किससे होगी, 1 से शुरू होगी। अब योगफल निकालना है तो जी n की जगह कितना रखना है, n की वैल्यू कितनी दी इसने, 30। तो 30/2 1 प्लस में 30। अभी तो फॉर्मूला ये पढ़ा था जी, n/2 और a प्लस में l। a क्या है, 1। क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्याएं है तो स्टार्ट हमेशा 1 से ही होगी, इसलिए 1 ही लिखा। और l क्या होगी, जोन से भी नंबर पे वो जाएगा, 30 35 50 या 10 5, है ना। वो कहने लगे प्रथम 20 संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। और प्राकृतिक संख्या है तो लास्ट तक कहां तक जाएगा, वो 20 तक जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई। अब ये हो गया। अब हमने जो पढ़ा था, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत। क्या निकालना है, औसत। जो औसत अभी पढ़ा हमने, एवरेज क्या पढ़ा जी, सम बटे में नंबर्स, यानी टोटल नंबर। ठीक है ना, सम तो हमारा ये आ गया, टोटल नंबर कितने हैं जी, 30। टोटल नंबर कितने हैं, 30, है ना। इसको यानी जी 30/2 कितना आया, 31। ये टोटल नंबर कितने हैं, 30 ही तो है। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसिल, कितना आया, 31/2 डिवाइड करा कितना आया, 15.5। कितना आया, 31 का आधा कितना होता है, 15.5। यानी ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन कह रहा हूँ, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही। कौन सा सही होगा ऑप्शन, फर्स्ट इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, करेक्ट। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। फर्स्ट एन संख्याओं का योगफल जो होता है वो क्या होता है, n/2 n प्लस में 1। इसको याद रखना, ठीक है। अगर सीधा सीधा एक और चीजें ऐड कर लेते हैं, अगर एवरेज ही पूछने लगे ना, तो एवरेज क्या होगा, सीधा n प्लस में 1/2 होगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट n संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक संख्याओं का इसने औसत पूछ लिया, तो हमसे क्या होगा, n प्लस में 1/2। देखते हैं ना कि n की वैल्यू क्या थी, 30 प्लस में 1/2 कितना आया, 31/2 कितना आया जी, 15.5। 15.5। अगर शुरुआत में ये बता देता ना, कुछ बच्चों को समझ आता, कुछ तो नहीं आता, इसलिए सारी चीजें बताई गई। समझ आई बात, नहीं आई। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, पहला भी। अगर एवरेज पूछे तो इससे निकाल लेंगे, अगर योगफल पूछे तो यहाँ पे n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें इतने क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। चलो, तो आज को क्लास इतना ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताना, ठीक है। आगे आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। जो चैनल पे नया हो चैनल को ज्वाइन कर ले, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो नंबर पे मैसेज कर ले और नोट्स ले सकता है, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।